हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बरोड़ा बीएनपी रिबास मिड कैप फंड के बारे में। तो मैं आपको ये जो बेसिकली बरोड़ा का जो मिड कैप फंड है उसका पूरा रिव्यू करके बताने वाला हूँ, और मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा एक्सेल शीट में। मैं आपको पूरा डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस करके बताऊंगा, और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो पूरा डिटेल वीडियो होगा, ये वीडियो पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बरोड़ा बीएनपी प्रीवास मिड कैप फंड, इसका जो लॉन्च ऑन डेट है ये बेसिकली 1 जनवरी 2013 है। मतलब इस फंड को अगर आप देखें तो 11.4 इयर्स हो चुके हैं। तो कैटेगरी रिटर्न अगर इसका ऑल टाइम रिटर्न देखें 11.4 इयर्स में तो 19.46% तक का रिटर्न है। और अगर आप इस फंड का 11.4 इयर्स में देखें तो 20.88% तक का रिटर्न, मतलब अगर आप देखें तो 2% तक का रिटर्न ज्यादा है। मतलब इसने अपने बीट कैटेगरी को बीट कर रखा है इस फंड ने। तो देखा जाए रिटर्न के मामले में एकदम बढ़िया है, क्योंकि 20 प्लस रिटर्न, मतलब 20% प्लस रिटर्न बहुत ही ज्यादा होता है। और मैं आपको बताऊंगा ये मैसिव रिटर्न है एज कम्पेयर टू एनी मिड कैप फंड। और अगर आप मान लीजिए अपने 1000 रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता है कंटिन्यूसली 10 साल तक, और हर महीने आप इसमें एसआईपी करते रहते 10 साल तक 1000 रुपए, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज आपका कन्वर्ट हो जाता 3,95,000 रुपीज में। और जो गोल्ड है, अगर मान लीजिए आपने इसमें ना इन्वेस्ट करके अपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता 1000 रुपए कंटिन्यूसली 10 साल तक, आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट होकर आपका बन जाता है 1,98,000 रुपीज। और अगर मान लीजिए अपने सेम इन्वेस्टमेंट एफडी पे किया होता तो आपका वो डिपॉजिट अमाउंट होता 1,20,000 रुपीज, और आपका जो 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट हो जाता 1,74,000 रुपीज में। तो आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट की पावर, मतलब इतना कम इन्वेस्टमेंट में भी आपका जो पैसा है वो लगभग 3.5 गुना हो गया है यहाँ पे। लेकिन जो यहाँ पे गोल्ड और एफडी है इसमें रिटर्न जो आपका डबल भी नहीं हुआ है, मतलब आप मान सकते हैं कि थोड़ा सा पैसा ही बढ़ा है। तो आप इस फंड में देख सकते हैं कि अच्छा खासा रिटर्न है। अगर मान लीजिए अब रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो रिटर्न वर्सेस कैटेगरी में देखा जाए तो अबव एवरेज रिटर्न है। डेफिनेटली इसने अपने कैटेगरी को बीट कर रखा है। 1 1.5% से 1.5 2% से अगर इसने अपने कैटेगरी को बीट कर रखा है, तो देख पा रहे कि 1% से ज्यादा अगर इसका कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है, इसका मतलब एक अच्छा खासा रिटर्न है। रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो बिलो एवरेज रिस्क है। मतलब इसने एज कंपेयर टू कैटेगरी इसने बिलो एवरेज रिस्क लेके चला है। मतलब क्यों है बिलो एवरेज रिस्क है, अभी आगे हम मार्केट कैपिटल और सेक्टोरल एलोकेशन से पता करेंगे। अगर मान लीजिए आप मिनिमम एसआईपी करना चाहते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट, तो इसमें कोई एसआईपी सिस्टम है ही नहीं। तो ये बहुत ही बुरा लगा है इसमें कि ये बहुत ही बड़ा बुरा इसमें डिसएडवांटेज है इस पर्टिकुलर फंड में। अब वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें लमसम आप 5,000 रुपए से कर सकते हैं। और और लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं, कभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी आप इसमें सेल कर सकते हैं। अब एयूएम की बात करें तो एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 18,191 करोड़ रुपीस तक का इसमें इन्वेस्टेड है। देखिए एयूएम साइज बेसिकली इसमें इतना पैसा बताता है कि इस पर्टिकुलर फंड में इतना पैसा इन्वेस्टेड है। मतलब हर एक वीडियो में आपको बता रहा हूँ एयूएम साइज कम है तो उसमें क्या होता है कि आपको जो फंड में है ना वो ज्यादा भरोसा नहीं होता। तो इस फंड में अगर देखें तो एम साइज बहुत ही कम है, तो भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और इसमें लोग भी बहुत ही कम इन्वेस्टेड है। और सबसे बेस्ट जो आपका ईएम साइज रहता है वो 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज। और कुछ कुछ फंड होते हैं जिसमें ज्यादा ईएम साइज होता है, वो भी अच्छा नहीं होता। उसमें क्या हो जाता है कि फंड मैनेजर जो है वो मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उसमें क्या होता है बीच में कभी कभार वन टाइम इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं, बोलते हैं एसआईपी जारी रखे। तो ये जो इश्यूज फेस करनी पड़ती है, अगर एयूएम बीचों बीच साइज है थोड़ा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एम साइज कम है। रीजन भी आप देख पा रहे हैं कि इसमें कोई एसआईपी सिस्टम नहीं है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। कोई ज्यादा इसने अपना भरोसा कुछ ज्यादा अच्छा एस्टेब्लिश नहीं किया, और साल भी इसको 11.4 ईयर्स हो चुके हैं। तो एएम के मामले में मुझे अच्छा नहीं लगा ये फंड। और एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो 1% से नीचे होना चाहिए, तो 1% से डेफिनेटली नीचे है। 0.58% तक का एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली होता क्या है कि इसमें आप देखिए फंड मैनेजर दिमाग लगा के आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं। वो खुद ही अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ रहा, आप बस एसआईपी करते जा रहे हैं या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। तो वो जो इन्वेस्ट दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट करके आपको जो अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रहे हैं, तो उनको उनका एक फीस बनता है। तो फीस जो है 0.58% उसको उनको फीस दे दिया जाता है। तो 1% से नीचे होना जरूरी होता है। तो 1% से नीचे तो ये एक्सपेंसिव कोई इशू नहीं है। बट एयूएम में इशू है, क्योंकि एयूएम जो बताता है कि यार ये फंड कितना पुराना है।
मतलब ये फंड कितना लोग इन्वेस्टेड है, कितना लोग भरोसा करते हैं इस पर्टिकुलर फंड में, तो लोग ज्यादा भरोसा नहीं है इसमें। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो मान लीजिए अपने यूनिट को 1 साल पहले सेल कर दिया और प्रॉफिट पे 15% तक आपने वो कर क्या नाम है, आपको प्रॉफिट पे 15% तक का टैक्स देना पड़ेगा अगर आप इंडियन टैक्स लैब में इनकम टैक्स लैब में आते हैं तो। और अगर मान लीजिए आपने 1 साल के बाद सेल करा तो प्रॉफिट पे आपको 10% तक का टैक्स देना पड़ेगा अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो। अगर मान लीजिए आपने एक साल पहले सेल कर दिया तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा और 1 साल बाद सेल करा तो आपको कोई भी एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो मिड कैप जो हो गया 73.13% तक का मिड कैप में इसका पैसा लग रखा है। स्मॉल कैप में 13.28% तक का पैसा लग रखा है और लार्ज कैप में 10.72% तक का पैसा लग रखा है और लास्ट में डेप्ट एंड अदर्स में आपका 2.4% तक का एलोकेशन है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मिड कैप में इन्होंने थोड़ा ज्यादा ले रखा है और स्मॉल कैप में भी देर अच्छा खासा कैपिटलाइजेशन है इनका। तो 73 प्लस 13 करे तो लगभग आप देख सकते हैं कि 86% तक का इन्होंने रिस्क ले रखा है, तो मुझे इसमें बहुत ज्यादा रिस्क ही लगा है। और बाकी जो 14% के करीब करीब इन्होंने थोड़ा कम रिस्क लेके चले जो कि लार्ज कैप और डेप्ट जैसी मतलब लार्ज कैप कंपनीज या फिर डेप्ट जैसे चीजों में इन्होंने पैसा लगा रखा है। तो देख पा रहे हैं कि मतलब इन्होंने 86% तक का थोड़ा रिस्क ले रखा है। तो अगर 80% तक का रिस्क रहते 20% तक लार्ज कैप या फिर डेप्ट में पैसा लगाते तो ज्यादा सही रहता। तो रिस्की फंड है, डेफिनेटली एक रिस्की फंड है। अब सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल में 14.82% तक का एलोकेशन है, सेकंड सर्विसेज में 14.64% तक का एलोकेशन है, थर्ड में कैपिटल गुड्स 12.88% तक का एलोकेशन है, फोर्थ में हेल्थ केयर में 12.66% तक एलोकेशन है, फिफ्थ में ऑटोमोबाइल 9.84% तक एलोकेशन है, सिक्स्थ में कंज्यूमर स्टेपल्स 5.16% तक एलोकेशन, उसके बाद टेक्नोलॉजी में 4.99% तक एलोकेशन, उसके बाद मेटल्स एंड माइनिंग में 4.81% तक एलोकेशन, उसके बाद एनर्जी में 4.1% तक एलोकेशन है, उसके बाद मटेरियल्स में 3.81% तक एलोकेशन है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन में 2.92% का एलोकेशन है, उसके बाद कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 2.68% तक एलोकेशन है, उसके बाद कम्युनिकेशन में 2.05% तक एलोकेशन है और केमिकल्स में 1.77% तक एलोकेशन है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो टोटल 5 सेक्टर्स है, फाइनेंशियल, सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर और ऑटोमोबाइल, जो ये टोटल 5 सेक्टर है, अगर इनका जो सारा जो पैसा है मतलब सारा जो रिटर्न है ये टोटल 5 सेक्टर पे डिपेंडेंट है। अगर ये 5 सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं तो आपका ये जो मिड कैप फंड है, ये जो बेसिकली फंड है, आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। फंड मैनेजर की बात करें तो देखिए डाइवर्सिफिकेशन में एक अच्छा लगा, सेक्टर एलोकेशन में अच्छा खासा है। अब फंड मैनेजर की बात करें तो शिव चनानी जो है उनका 1.8 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मितेन वोरा जो सेकंड है वो 1.42 इयर्स का एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस कम है, कुछ ज्यादा अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं है तो ज्यादा एक फंड मैनेजर ज्यादा एक्सपीरियंस वाला होना जरूरी होता है। ये मैं ज्यादातर मतलब रेकमेंड करता हूँ हर एक म्यूचुअल फंड में। तो उसमें क्या होता है कि उनको थोड़ा ज्यादा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो अच्छा खासा मैनेज भी कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो दो फंड मैनेजर है वो कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये थोड़ा बहुत नेगेटिव फीडबैक जाता है। अब इसमें रेटिंग की बात करें तो 4/5 है। देखिए सबसे पहला जो है फंड मैनेजर की कम एक्सपीरियंस और सबसे सेकंड बात है कि इसमें कोई एसआईपी सिस्टम नहीं है, आप इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो बुरी बात है, और एयूएम साइज बहुत कम है, मतलब लोगों का पैसा इसमें बहुत ही कम इन्वेस्टेड है तो ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं। बाकी देखा जाए तो रिटर्न बहुत अच्छा है, रिटर्न के मामले में एकदम बढ़िया है, 21% तक का रिटर्न दे रखा है कंटिन्यूअसली, वो भी 11.4 ईयर्स तक, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और 3.95 लाख रुपीस इसने बना दिया 1.2 लाख का इन्वेस्टेड अमाउंट विद इन 10 ईयर्स। अब देख पा रहे कि एक रिटर्न अच्छा है। रिस्क भी इसने बिलो एवरेज ले रखा है मतलब एज कम्पेयर टू कैटेगरी। तो लेकिन वैसे तो रिस्की है, आप ये मत समझिए कि मतलब रिस्की फंड नहीं है। देखिए एज कम्पेयर टू कैटेगरी ये कम रिस्क ले रहा है, लेकिन एज कम्पेयर टू एनी फंड मतलब अगर आप लार्ज कैप फंड या कोई दूसरे निफ्टी इंडेक्स फंड या फिर सेंसेक्स के साथ कंपेयर करें तो डेफिनेटली ये एक रिस्की फंड है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, देखिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये ठीक ठाक सा फंड है, लेकिन ध्यान रहे इसमें आप एसआईपी सिस्टम नहीं है जो कि बहुत ही बुरा चीज है। इसमें आपको 5,000 रुपए मिनिमम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई दूसरे फंड्स भी देख सकते हैं, मतलब क्वांट मिड कैप फंड हो गया आपका, दूसरे फंड जैसे इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड हो गया, उसके कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड हो गया, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड हो गया,
तो ये जो फंड्स हैं आप इसमें भी थोड़ा नज़र देख सकते हैं और उसमें एसआईपी सिस्टम भी है और थोड़ा आप क्या नाम है रिटर्न भी अच्छा खासा है और वो उसकी रेटिंग भी 5 आउट ऑफ 5 है। बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस मैनेजर है, एक्सपेंस रेशियो भी रीज़नेबल है और थोड़ा वेल एस्टैब्लिश्ड फंड है क्योंकि उसमें एयूएम साइज़ भी एकदम रीज़नेबल है और बहुत बढ़िया है। तो ओवरऑल आप देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है और फंड कोई ज़्यादा बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, इतना अच्छा भी नहीं मान सकते एज़ कंपेयर टू एनी अदर फंड। तो आपका अगर टाइम फ्रेम 7 से 10 साल का है तो डेफिनिटली इस फंड में देख सकते हैं, रिस्की बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की फंड है और इसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिसर्च करके करिएगा, ये नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।